बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल साहब। जुल्करनैन इकबाल साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ इंतजामी साइड का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने वो इजलास तलब किया था, लेकिन इजलास से कबल दो खतूत सामने आए थे जिनमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने वो खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जजेस को वो खतूत लिखे गए थे जिनमें आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक चार्ज शीट तैयार की गई थी। जस्टिस सरफराज डोगर बादशाह नहीं, अवामी अहदेदार है। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा था। मैं पहले ख़त पढ़कर सुनाता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने फुल कोर्ट इजलास से कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को लिखे गए ख़त में कहा कि केसेस के फिक्स होने और रोस्टर्स के तैयारी में शफाफियत और मंतक की कमी है। अदारा जाती रवायात के बरखिलाफ आपने ऐसे रोस्टर बनाए जिनमें सीनियर जजेस बशमूल सीनियर प्यूनी जज को डिवीजनल बेंच की सरबराही से बाहर रखा। क्या केसेस के फिक्स होने का इंसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर होना चाहिए या इसमें यह शफाफियत होनी चाहिए कि महारत के मुताबिक कौन सा जज कौन सा केस सुने? जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद लिखा कि हम रोज़ अपने फैसलों में लिखते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल्स बादशाह नहीं होते और उनके इंतज़ामी इख्तियारात ना तो लामहदूद होते और ना ही उन्हें मन पसंद अंदाज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपके दौर में जारी होने वाली कास लिस्ट इस बात की अक्कासी करती है कि केसेस ज़्यादातर ट्रांसफ़र किए गए जजेस के सामने ही और एडिशनल जजेस को दिए जा रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को नज़रअंदाज किया गया जिन्होंने आपके तबादले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल इतराज़ समझा था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हों तो क्या ये याद नहीं रखना चाहिए कि जजेस बाशमूल चीफ जस्टिस भी अवामी अहदेदार है या बादशाह नहीं? इसी तरह का एक खत जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं कि वो फैसला करे कि छुट्टियाँ जजेस ने अपने मुल्क में गुजारनी है या बाहर गुजारनी है। एनओसी का उन्होंने हवाला दिया कि हम आपसे एनओसी लें, एक तरह से कि ये ईसीएल में जजेस का नाम डालने के मुताबिक है। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स बनाए गए वो रूल्स तो पहले ही बनाए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो फुल कोर्ट इंतजामी इजलास तलब किया गया है ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जैसे लग रहा है तलब किया गया है। एक तो खबर ये है कि सारे हालात आपके सामने रखेंगे, और दूसरा जुल्करनैन इकबाल साहब तसलसल टूटने के लिए होता है, तसलसल किसी चीज़ का नाम नहीं होता। इसीलिए कि यकसनियत जो होती है वो कुदरत को पसंद नहीं होती। अगर यकसनियत कुदरत को पसंद हो तो फिर ये बार खजा गर्मा सर्दी का कंसेप्ट ना हो, फिर फूल कांटे का कंसेप्ट ना हो। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि मरी में जो इजलास हुआ उसमें तसलसल की बात की गई और उसमें तसलसल का ये फैसला किया गया तसलसल बरकरार रखा जाएगा, बाकी रहेगा। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जो इजलास हुआ उन 5 जजेस ने जो ख़त भी लिखा था, 6 जजेस हैं, बाद में एक जज जैसे अरबाब ताहिर जो है वो कहीं शायद बेनिफिट वो क्या कहते हैं शक का फ़ायदा देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट, वो अलहदा से हो गए। ये असल में कहानी क्या है सारी, ये कब से? और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जिस तरह चार्ज शीट अपने चीफ के खिलाफ दी है। सर चार्ज शीट तो दे दी, अब फुल कोर्ट के अंदर फैसले क्या हुए असल चीज़ ये मैटर करती है। मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि ये अगर एजेंडा तब्दील करवाने की कोशिश करेंगे जैसे खत में उन्होंने मुतालबा किया, अव्वल तो एजेंडा तब्दील होगा नहीं, होगा तो वो ये कह देंगे ठीक है आपकी बात को आखिर में सुनेंगे, पहले ये एजेंडे के ऊपर चल लें, एनी अदर आइटम जहाँ लिखा उसमें इसको शामिल कर लेंगे। वो जब आएगा आपका गिवन एजेंडा पूरा, वो चीफ साहब की मर्जी, वो इजलास ख़त्म करके उठ के चले जाएंगे, पीछे क्या कर लेंगे? ठीक है, सिवाय एक और ख़त लिख के शोर करने के या मिनट्स में इतराज़ करने के। वो मतलब ये कह लें कि एकेडमिक्स था, ऑल दो कि उन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो गलत नहीं है, उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक लिखी हैं। लेकिन चीज़ ये कि जो छुट्टियों वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी मर्जी से अब छुट्टी नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर भी जो है ना 2 दिन के लिए बीमार है लिहाजा रुख्सत अनायत फरमाई जाए, साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया जाए। तो हाई कोर्ट के जजों को कैसे वो आज़ादी मिल सकती है कि अपनी मर्जी से बैरून मुल्क जाएँ, बैरून मुल्क आएँ? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को एनओसी चीफ जस्टिस से लेना पड़ता है। वो भी समझ लीजिए, जैसे उनका मान लीजिए तो ईसीएल में, ये भी समझ लें सारे ईसीएल में।
तो मतलब वो तो खैर एक प्रोसीजर रूल्स इन्होंने ऐसे बना लिए। अब छुट्टी का तरीकाकार ऐसा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो वही चीज़ हाई कोर्ट भी अडॉप्ट करके कर रही है। हाई कोर्ट में अडॉप्ट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसके तहत बस कमेटी बनी हुई है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात निचली सतह तक डिवाइड हैं, वो कमेटी भी जो फैसला करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कहाँ है? फिर जिस तरह आपने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा कुछ होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे ये बताएं कि क्या जो रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स जब बनाए जाते हैं तो फुल कोर्ट जो इंतजामी इजलास होता है उसमें उसकी मंजूरी ली जाती है ना। यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन पहले हुआ, वो फुल कोर्ट इंतजामी इजलास कहाँ हुआ? हाँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का इंतजामी इजलास बता दें कब हुआ था हाँ, जिसमें रूल्स की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इजलास कब हुआ था? यहाँ पे रूल्स नोटिफाई हो गए हैं ना, हाँ। जिसपे वकील अब इतराज भी कर रहे हैं, तजावीज भी दे रहे हैं। वो फुल कोर्ट कब हुआ था? कोई नहीं हुआ यहाँ पे। वहाँ रूल्स कैसे बन गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो रहा है, हाई कोर्ट तक जा रहे हैं, सारी तरफ आवे कावा बिगड़ा हुआ है सब। आप एक अकेली हाई कोर्ट के रोने से कोई फायदा नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कह लें कि फोटोकॉपी किया सुप्रीम कोर्ट को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आपने बात की, वो उस वक्त काजी फाइज ईसा का और मंसूर अली शाह साहब का ब्रेन चाइल्ड था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ठीक है, अथर मंडेला साहब भी उसमें शामिल थे। अब वो इनकलाबी वाली साइड पे, ठीक है, उस वक्त उनको इनकलाब ये लग रहा था कि जी हमने बंदियाल को गिराना इनकलाब है। अब उनको इनकलाब कुछ और लग रहा है, अब यही अफरीदी को गिराना इनकलाब हो रहा है। तो चीज़ ये है कि उस वक्त इन्होंने एक ब्रेन चाइल्ड था इनका कि सिर्फ उमर अता बंदियाल से जो है ना वो इख्तियारात वापस ले लो, सारे इख्तियार काजी फाइज और सरदार तारिक साहब के हाथ में आ जाएं। ये तारिक साहब जाएंगे तो मंसूर अली शाह के हाथ में आ जाएं, तो हम अपनी मर्जी से फिर फैसले करेंगे पॉलिटिकल केसेस के, उन केसेस के फैसले के जिनका फायदा नून लीग को पहुंचना था उस टाइम पे। अच्छा, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया, बेंचेस पे किन बेंचेस पे इतराज हो रहा था हाँ, कि बेंच में याजुल हसन क्यों बैठता है? मंसूर शाह नहीं, जैसे मुनीब अख्तर क्यों बैठते हैं? मुनीब अख्तर क्यों बैठते हैं? मुताहिर नकवी क्यों बैठते हैं? इन चीज़ों पे इतराज था ना, तकलीफ इन्हीं चीज़ों से थी। पंजाब वो वाला जो हमजा शहबाज का इलेक्शन वाला केस था, 63A की तशरीह थी, इन्हीं चीज़ों से तकलीफ हो रही थी ना, और तो कुछ नहीं था। उनको रोकने के लिए कि हम अपनी मर्जी के बेंच बनाएं, अपनी मर्जी क्या करें, सो मोटो भी खत्म करें, ये सारा कुछ करें। अब जब वो सारा कुछ खत्म हो गया तब चीख रहे हैं। ऐसा ही हुआ ना। ये चीज़ें आप खुद पहले करना चाह रहे थे कि उमर अता बंदियाल को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, आपने बंदियाल के चक्कर में अदलिया को कमज़ोर कर दी है। अब जब वही कमज़ोरी अपने सामने आ रही है तो अब ढूंढते फिर रहे हैं कि यार किस तार के लौंडे से दवाई लें। तो चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बोया गया था वो यहाँ तो काटा ही जा रहा है, वो हाई कोर्ट तक को कटाई करनी पड़ रही है उसकी। हाई कोर्ट तक चला गया वो मामला। हाँ जी। लेकिन उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ था तो बात आपके दुरुस्त है कि उमर अता बंदियाल साहब के जो इख्तियारात थे उन्हें निचली सतह पर इमरान खान का नुकसान पहुंचाना और नून लीग को फायदा पहुंचाना था। तो अब भी मकसद यही है ना, इमरान खान को नुकसान पहुंचाना और नून लीग को फायदा पहुंचाना। हाँ जी, तो यही मकसद है, इसी वजह से हाई कोर्ट में वो सारा सिलसिला चल रहा है ना। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, यहाँ पर तो जुनोरा पीटा जा रहा है। मुझे ये बताए हाई कोर्ट में लागू नहीं, मुझे ये बताए 2 रोज कबल जस्टिस राजा इनाम अमीन मनास, बहुत लंबा नाम है उनका जनाब, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर है उसके हवाले से मेरी वही राय है जो जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। अब जस्टिस मुनीब अख्तर की जो राय थी वो अंडू हो चुकी ना। अब ये है कि यहाँ पर जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया तो मैराथन जो जिसे कहते हैं समातें होती रही 7-8 दिन, सुबह से लेकर शाम तक पूरी कौम को एक होस्टेज आप कह सकते हैं कि बनाया गया टीवी के सामने बैठाकर। उस वक्त जो जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे थे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है, हम अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते। तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर सबको बुरा लग रहा था। वो कह रहे थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर कौन होता है यार, हम तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत की बात कर रहे हैं और जमहूरियत के होते हुए नहीं, बात सुनो, जमहूरियत के होते हुए ये इख्तियारात तकसीम होने चाहिए। इवन काजी फाइज साहब ने कहा जी कि मैंने तो अपने इख्तियारात तकसीम कर दिए है। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगुर जो 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर यहाँ लाए गए, उन्हें चीफ जस्टिस मुसल्लत किया गया यहाँ पर, या नाफज किया गया या बनाया गया, जिस तरफ जो भी आप कह सकते हैं, उनके इख्तियारात जब उनके पाँव पर दुम आया, उनके दुम पर जब पाँव आया तो उनके इख्तियारात की तकसीम के हवाले से जस्टिस राजा इनाम अमीन मनास साहब कहते हैं नहीं जी वो तो बहुत अच्छा फैसला था, उस वक्त वो बुरा था।
और आज उसको बुझाने के लिए आप कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर की राय बहुत अच्छी थी यार। सर मैं एक चीज़ का पहले भी कहता था, अब भी कहता हूँ, अदलिया में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ उसकी एक वजह है, देखिए ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो मुंतखब इदारा नहीं है हाँ कि लोग वोट लेके आए हैं, लोगों के वोटों से सारे जजों ने फैसला करना है, जी नहीं करना। जी, आइन और कानून के मुताबिक करना है। आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अब बात यह है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, मैं तब भी इसका मुखालिफ था। मैं कहता यार गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस जो इदारे का हेड है उसको इतना आप टूथलेस ना करें कि अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। कादी साहब कहते मैंने तो इख्तियारात तो अपने तकसीम कर दिए। जब तकसीम चुभना शुरू हुई, ऑर्डिनेंस जारी करवा के पहले एक तो मुनीब अख्तर को बाहर निकाला, सबसे पहले निकाला ना उन्होंने। जी जी बिल्कुल निकाला उन्होंने। और काजी अमीर वो जो अमीनुद्दीन खान साहब को डाला, फिर मर्जी के फैसले शुरू कर दिए। मंसूर अली शाह साहब को मीटिंग को बुलाना छोड़ दिया। जी ठीक है, तो ये जमहूरियत नाम का जो कह लें कि कीड़ा है ना, ये उस वक्त ही अच्छा लगता है, तंग नहीं करता आपको जब आप हुकूमत में होते हैं, ताकत में होते हैं, इख्तियार में होते हैं। सर जब आपको सूट कर रहा होता ना कि ये फैसले मैंने अपनी मर्जी से करने, तब आप उसे खत्म कर देते, जैसे ऑर्डिनेंस के जरिए किया था। बाद में उसको पार्लियामान से कवर भी दे दिया। जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपको जमहूरियत बहुत अच्छी लग रही होती। काजी फाइसा को अच्छी लग रही थी ना, जमहूरियत 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 ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आए, ये हो तो अपोजिशन में। हाँ जी, जब वो आ गए, खुद चीफ जस्टिस बने, थोड़ा अरसा चलाया, देखा कि यार ये तो मेरी काम खराब होना शुरू हो गया, ऑर्डिनेंस जारी करा के कमेटी चेंज करवा दी। करते ना, फिर जमहूरियत में रहने उन दोनों की बात मान के चलते रहते। क्यों? एजेंडा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो काजी मौजूदा जो काजी काजी यहिया खान अफरीदी, इन्होंने कब जमहूरियत की बात मानी यार? सर जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जब 26वीं आईनी तरमीम आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उसकी वैलिडिटी थी ना। मुझे ये बताएं कि 26 अक्टूबर को जो लिखा कहा गया कमेटी की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से, कि आप इस पर जो है वो बनाए फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसमें फैसला करें, तो काजी यहिया खान ने कौन सा उसकी बात मानी थी? सर उसमें एक इशू ये था ना कि उस वक्त आइन में तरमीम हो चुकी थी। जब इन्होंने कमेटी इजलास किया, उसमें ये लिखा जा चुका था कि 184(3) की और ऐसे मामला सारे आइनी बेंच देखेगा। आइनी बेंच का वजूद ही नहीं था। सुन लेना, बेंच तो बनाना था ना अभी। यहिया साहब का काम ये था कि अगर वो उस कमेटी के फैसले से एग्री नहीं थे, वो एक फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मीटिंग बुलाते, उसमें वो फैसला रखते कि जनाब ये सिचुएशन है, आइन में ये लिख दिया गया, जब आइनी बेंच बनेगा तब देखी जाएगी, तब तक हम क्या करें, केस को पेंडिंग रहने दें, दरखास्तें जो आ रही हैं उनको फिलहाल ना देखें, फुल कोर्ट ये फैसला करती ना, या फिर हम फुल कोर्ट बैठ के तो उसको डिसाइड करना शुरू कर दें, उसको सुन लें, क्या करें। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बैठ के पॉलिसी बना सकते थे इन केसों के वाले से कि जब तक बेंच नहीं बनता आइनी बेंच, तब तक हमने क्या करना, ये वहाँ हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो सिरे से फैसला नहीं माना, वो भी गलत किया। अब कमेटी बनी थी, कमेटी का डिसीजन था। असूलन मैं एक असूली बात करूं, कमेटी का इजलास बुलाना होता है कमेटी के सरबराह ने। यहिया साहब ने इजलास नहीं बुलाया था, तो दो बंदों ने अलग से बैठ के इजलास कर लिया था, और मेरी नज़र में वो इजलास नहीं था। वो इजलास नहीं था, मेरी नज़र में नहीं था, क्योंकि चले ठीक है, आपकी नज़र में इजलास नहीं था जी। सर उसकी वजह ये है कि जब उसमें लिखा हुआ है कि जो कमेटी का सरबराह है, चीफ जस्टिस है, वो इजलास बुलाएगा कमेटी का। भले दो मेंबरान उस पर प्रेशर डाल लें, उसमें एक कमेटी के अंदर कोरम का भी कोई जिक्र नहीं है। आपको याद है काजी फाइसा के दौर में 2 मेंबर कमेटी ने बेंच बना दिया था, उस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल उस वक्त के एक थे, अभी भी खैर हैं, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा जी कमेटी का कोरम नहीं दिया हुआ लॉ में, तो 2 बंदों की कमेटी नहीं होती। अच्छा, वो 3 बंदे पूरे होते हैं? 3 पूरे होंगे तब, तो कमेटी का कोरम आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में नहीं है। अच्छा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उसका कमेटी का कोरम होता है, यहाँ पर नहीं है सर। जहाँ भी उन्होंने मुझे ये बताया था कि कानून में जहाँ कोई कमेटी या कोई अथॉरिटी ऐसी बनाई जाती है ना, उसका कोरम दिया जाता है। जैसे कौमी असम्बली के इजलास का कोरम है, अब हमारा प्रेस एसोसिएशन का इजलास होता है, 8 रुकनी बॉडी, उसका कोरम है कि 1/3 मिनिमम बैठे हुए हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक हो गया, मुझे ये बताएं कि कल इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर और एक चीफ है, वो 3 बैठे हो तो वो काम चल जाता है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया था कि मैं किसी भी अदालत की तौहीन हम नहीं करने देंगे। अब वो तौहीन किस तरह की, मतलब उनका किस तरह का कोई ये इसको तराजू में? सर वो बेसिकली वो जो केस था उसमें अदालत को किया जा रहा था गुमराह। वो पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करना, फिर समझ आएगी नाजरीन को भी। वो एक किरायत के मकान का नाजरीन केस था। बेसिकली वो जहेज में कह लें या उसमें हक महर में दिया गया था एक खातून को,
दूसरे किसी ने दावा किया हुआ था कि जी मेरा घर है, असल मालिक भी सामने आया कि जी उनका तो है ही नहीं, वो कैसे इसको किराए पे दे सकते हैं, खाली करा सकते हैं या कर सकते हैं, घर तो हमारा है। अदालत को किसी और कोई और मालिक मानी किया था, असल में मालिक कोई और था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी कि तो आप तो अदलिया का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और मतलब मालिक गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को, मालिक ही खुद नहीं हो तो तुम्हारे हक में कैसा है। उन्होंने कहा जी हम ये भी देखेंगे FIR इनमें से किस पे करानी, जालसाजी की, अदलिया को ये करने की। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात थी, वो कोई ये नहीं था कि जैसे पता नहीं कोई खड़े होकर लोग अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम ऐसे कुछ करने नहीं देंगे, या आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसको लिंक करना चाह रहे हैं, उस तनाजुर में वो बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं जी, 1-2 मिनट में आप इस पर बात करें। आपको पता है एक लंदन प्लान था जुल्करनैन इकबाल साहब, उसका बड़ा शोहरा था लंदन प्लान का, और ये उस वक्त था जब यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब चीफ आर्मी स्टाफ थे, नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, यहाँ से वफूद जाते, लोग जाते, वहाँ पर सारा कुछ लंदन प्लान बाद में बहिष्कार। ये इसी तरह कुछ ये पिछले दिनों मरी में एक इजलास हुआ जिसमें नून लीग के वो शरीफ खानदान ही बैठा उसमें, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, ये बैठे हुए थे। मैं मुख्तसर कर दूं सारी बात को, वो ये है कि नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर सबसे पहले ब्रेक की थी, बाद में राना सन्ना साहब ने कल इसकी तस्दीक की है। बातें ही हो रही थी कि जी हो सकता है कि नवंबर में जो है ना वो 3 साल का नोटिफिकेशन एक्सपायर हो रहा है, जी जी, तो प्रोसीजरली वो 2 साल जो आगे देने वाला है वो ना हो। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे मियां साहब डट गए, वो कह रहे हैं नहीं एक्सटेंशन के हम खिलाफ है, ऐसे करना वैसे करना, ये करना वो करना। उसमें ये फैसला हुआ था कि क्योंकि अब टेन्योर 5 साल का कर दिया गया है, तो उनका जो 3 साल टेन्योर है वो 5 साल कंसिडर होगा, तो उसको कंटिन्यू करना है। वो ये तसलसल था। अच्छा, ये तसलसल था जो बरकरार रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ जी, जो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नवंबर में आर्मी चीफ या फिर और 2027 में अगर नए सिरे से नोटिफिकेशन की तोसी होती है तो फिर वो 5 साल का होगा या 3 साल का होगा, वो बाद में देखा जाएगा। वो बाद में देखा जाएगा। हाँ, फिलहाल ये तसलसल बरकरार रखना है, लेकिन ऐसा तसलसल भी जाया करते हैं। वो तसलसल बरकरार रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि वो नवंबर में नोटिफिकेशन जारी करें कि जी अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। अब ये तशरीह इसकी देखें, इस कानून की एक्चुअल में अब तशरीह क्या होनी है, ये अभी तक भाम है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 2023 में 22 में अपॉइंटमेंट हुई थी ना 3 साल के लिए, जो अब नवंबर 22 में जो 25 में ख़त्म हो रही थी, उस नोटिफिकेशन में मुद्दत नवंबर 2025 लिखी हुई है। बाद में लॉ चेंज हो गया और टेन्योर हो गया 5 साल का। अब जो वो नया नोटिफिकेशन आएगा ये, अच्छा इस नोटिफिकेशन ये होगा प्रोसीजरल, ये वो नहीं होगा कि वज़ीर-ए-आज़म अप्रूवल दें, समरी करें, वो करें वो करें। लॉ चेंज हो गया ना, बाय वर्च्यू ऑफ आपकी लॉ ड्यूरेशन होगी 5 साल। अब सिर्फ प्रोसीजरल पुराने नोटिफिकेशन पे चल नहीं सकते क्योंकि उसकी ड्यूरेशन नवंबर 25 में ख़त्म हो रही है। आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन प्रोसीजरल ये निकालना है, मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आफ्टर अमेंडमेंट इन क्लॉज फलां ड्यूरेशन 5 साल का, लिहाजा ये जो सनसेट क्लॉजेस नोटिफिकेशन में थी स्टैंड अमेंडेड वो अब 2027 में जाएगी। ये एक प्रोसीजरल सा नोटिफिकेशन होना है। एक तशरीह इसकी है, एक तशरीह है कि नहीं जनाब क्योंकि अब लॉ चेंज हो गया, अब वो उनको रीअपॉइंट कर दें 5 साल के लिए 2025 में, वो 30 साल तक फिर चली जाएगी। एक तशरीह इसकी ये भी है। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लॉ मिनिस्ट्री और वो उनका क्या एडवाइस करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ, तो PM साहब क्या फैसला करते हैं, ये मेरा ख्याल है जब लॉ मिनिस्ट्री इसकी तशरीह करेगी तो समझ आ जाएगा कि उनकी नज़र में इसका ये मुमकिन है साहब ये बात नवंबर से कबल ही हल हो जाए। ये मामला जाहिर है ये नवंबर से पहले ही होगा ना, अब आखिरी दिन तक इंतजार तो नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो पॉलिसी बनानी है वो पहले हो सकता है, आज अनाउंस कर दें। आज अनाउंस कर दे, इसमें तो कोई वो पाबंदी तो कोई नहीं है ना पहले करने में। तो नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन जो जुल्करनैन इकबाल साहब ने आपके सामने रखी है, और मुझे यकीन है कि आपको कोई तशनगी, कोई सवाल आपके मन में हुआ होगा तो वो बाकी नहीं रहा होगा, क्योंकि जुल्करनैन इकबाल साहब ने उसकी बेहतरीन तरीके से तशरीह की है। मुझे जुल्करनैन इकबाल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।